नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अनिल तापक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट ही क्यों? ये टर्म कॉलिशन गवर्नमेंट हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है बिकॉज ऑफ द 2024 के लोकसभा इलेक्शन की वजह से। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टी यानी मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक पॉलिटिकल अलायंस बनाती हैं। ये पॉलिटिकल अलायंस मिलकर कुछ कॉमन प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए काम करना, देश में शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, वगैरह वगैरह। तो अब क्वेश्चन है कि कॉलिशन गवर्नमेंट बनती कब है? कॉलिशन गवर्नमेंट जब बनाई जाती है जब इलेक्शन के बाद किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है कि वो सरकार में कि वो इलेक्शंस के बाद अपनी गवर्नमेंट बना ले। तो ऐसे में क्या होता है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक पॉलिटिकल अलायंस बनाती हैं और इसी पॉलिटिकल अलायंस को हम कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2024 के जनरल लोकसभा इलेक्शंस में जब इस चुनाव का रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट के अंदर किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी मेजोरिटी नहीं थी। ऐसे में बीजेपी ने टीडीपी, जेडीयू और कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक कॉलिशन बनाया। इस कॉलिशन का नाम था एनडीए, और फाइनली एनडीए की गवर्नमेंट बनती है। कॉलिशन गवर्नमेंट बेसिकली कॉम्प्रोमाइज एंड कॉपरेशन के आइडिया पे बेस्ड होती है। ठीक है। लेकिन लेकिन कॉलिशन गवर्नमेंट में जो भी अलाइज होती हैं, यानी जो भी पार्टनर्स होते हैं, दे आर नॉट लीगली बाउंडेड कि वो उस कॉलिशन को छोड़ के नहीं जा सकते। कई बार क्या होता है, जब कॉलिशन गवर्नमेंट में डिफरेंट अलाइज के बीच कुछ डिफरेंसेस इमर्ज करते हैं, ऐसे में कुछ अलाइज या कुछ पार्टनर्स उस कॉलिशन को एग्जिट कर लेते हैं, और जिसके लिए एंड एज द रिजल्ट हो सकता है कि वो जो कॉलिशन गवर्नमेंट बनी है वो फॉल कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिहार की बात करें तो हमने देखा कुछ टाइम पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी थी, उन्होंने मिलकर बिहार के अंदर एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन बाद में देखा कि जो नीतीश कुमार थे, उन्होंने इस कॉलिशन को ब्रेक किया और उन्होंने फिर बीजेपी के साथ मिलकर अपनी बिहार में कॉलिशन गवर्नमेंट बना दी। तो अब सवाल होता है कि कॉलिशन गवर्नमेंट हम कहाँ बना सकते हैं? तो कॉलिशन गवर्नमेंट हम सेंटर पे भी बनाए, कॉलिशन गवर्नमेंट को सेंटर पे भी बनाया जा सकता है, और सेंटर कॉलिशन गवर्नमेंट को स्टेट लेवल पे भी बनाया जा सकता है। तो जैसा हमने देखा कि कॉलिशन गवर्नमेंट में कई बार डिफरेंसेस इमर्ज होते हैं, और जो अलाइज होते हैं वो बीच में ही उस कॉलिशन को छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसे में पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो कॉलिशन की गवर्नमेंट बनी है वो फॉल कर जाए। तो इसलिए इसलिए जो कॉलिशन गवर्नमेंट की सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस कॉलिशन के अंदर जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच कॉपरेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो एक दूसरे के एक दूसरे उनके अंदर एक दूसरे को सहयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ वो कॉलिशन गवर्नमेंट वाइडर नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करे, यानी वो जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्राइमेसी दे ओवर देयर नैरो इंटरेस्ट। तो ऐसे में कॉलिशन गवर्नमेंट के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए जरूरी होता है कि उनके बीच बेटर डायलॉग हो, कम्युनिकेशंस हो, बेटर एग्रीमेंट किया हो, और दिस विल इंश्योर कि वो आपस में कॉपरेट कर सकें। तभी जाकर जो कॉलिशन गवर्नमेंट है वो इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में कॉलिशन गवर्नमेंट के ओरिजिन को हम ट्रेस करें तो ये हमें शुरुआती दशकों में देखने को नहीं मिलता है। तो कॉलिशन गवर्नमेंट का जो ओरिजिन है और एवोल्यूशन है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ये भी अपने आप में एक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए हम इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पहले लोकसभा के इलेक्शंस 1951 से 52 में लड़े गए। इस लोकसभा के इलेक्शन में इस लोकसभा के इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी थी वो मेन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज करती है। इसके पीछे कई सारे रीजन थे जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि शुरुआती शुरुआती लोकसभा के इलेक्शंस में, साथ ही साथ स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती है विद स्ट्रांग मेजोरिटी। अगर हम एक आध स्टेट को छोड़ दें, फॉर एग्जांपल केरला में जो सेकंड टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाए गए, तो वहां पे हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तो डिफीट हो जाती है। लेकिन वहीं पे जो सीपीआई है यानी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कुछ अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलकर केरला में अपनी गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है। तो ये एक आध बहुत ही एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। आजाद भारत के शुरुआती डिकेड्स में हम देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कंप्लीटली डोमिनेट करती है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को। और इसी वजह से कई सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को
कांग्रेस सिस्टम का नाम दे दिया। और कुछ लोगों ने तो हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसको वन पार्टी सिस्टम का नाम भी दे दिया था, वन पार्टी सिस्टम। शुरुआती दशकों में जैसे 1952 से 1967 तक हम देखते हैं कि इंडिया के, जैसे हमने कहा कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कांग्रेस कंप्लीटली डोमिनेट कर रही थी। अब इसका इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने इंडिया के नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। यानी हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें कांग्रेस पार्टी एक्टेड एज अ मेन बैकबोन। ठीक है। तो इसके चलते लोगों के लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी की बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी थी। और यही कारण था कि शुरुआती डिकेड्स में कांग्रेस ने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट कर पाया। लेकिन लेट 1960s और 1970 के डिकेड्स में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी पोजीशन कुछ वीक होने लगती है, जिसकी वजह से जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें राइज करने का मौका मिल जाता है। अब इस वीकनेसेस के पीछे क्या रीजन थे? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, दैट वाज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस दैट वाज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इमर्ज विद इन द कांग्रेस। इसका मतलब जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो डिवीजन हुआ वो आइडियोलॉजी के यानी विचारों के बेसिस पे डिवीजन हमें देखने को मिलता है। जैसे एक तरफ था राइट विंग, जो लोग राइटिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। इस डिफरेंसेस के चलते कांग्रेस पार्टी की पोजीशंस को हम वीक होते हुए देखते हैं। वहीं 1970 की बात करें तो एक तो सबसे बड़ा रीजन था इमरजेंसी के टाइम पीरियड में जो भी एक्सेसिव मेजर्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके वजह से काफी सारी जो लोगों की सिविल लिबर्टीज थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वायलेट हुई। साथ ही साथ देश में जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत इकोनॉमिक कंडीशन साथ ही साथ देश में जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा खराब होने लगती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा राइज करने लगता है। तो ये कारण थे कि लेट 1960s में और 1970s में हमें कांग्रेस की पोजीशंस वीक होती हुई दिखती है। तो ये पहला रीजन था। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो रीजनल पार्टीज हैं, काफी सारी रीजन्स में जो रीजनल पार्टीज थी, नाउ दे स्टार्टेड कमिंग इनटू पिक्चर। अगर हम एग्जांपल से समझें तो डीएमके पार्टी जो मद्रास में इमर्ज करने लगती है, वो रीजनल इशू के बेसिस पे अपनी जो पकड़ है मद्रास में उसको मजबूत करती है। साथ ही हम देखते हैं 1966 में शिवसेना को स्टेब्लिश किया जाता है भाई बाला साहब ठाकरे के द्वारा। तो ऐसे हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो रीजनल पार्टीज थी दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग रीजनल पॉलिटिक्स एटलीस्ट। नाउ साल 1967 में देश में फोर्थ लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही साथ काफी सारी स्टेट असेंबलीज में भी असेंबली इलेक्शंस कराए जाते हैं। इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स में हालांकि जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपनी सेंटर में तो गवर्नमेंट बना लेती है, लेकिन लेकिन अगर हम 1952 के इलेक्शन से कंपेयर करें तो इस बार जो कांग्रेस पार्टी को जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो बहुत कम मिलती है। यानी कांग्रेस जो थी वो एक थिन मेजोरिटी के साथ ही अपनी गवर्नमेंट बना पाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में देखें तो काफी सारी स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की डिफीट होती है। ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी हालांकि डिफरेंट आइडियोलॉजी होने के बावजूद भी कई सारी स्टेट्स में वो कॉलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, और कुछ स्टेट्स में तो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ही अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डीएमके 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 ने मद्रास में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। वही अगर हम केरला में देखें तो कांग्रेस पार्टी की डिफीट होती है, और जो सीपीआई थी और सीपीएम थी इन्होंने मिलकर केरला में कॉलिशन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया था। वहीं अगर 1969 में हम देखें तो कुछ अदर स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में, तो जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए और वहां पर रिजल्ट आता है तो वहां पर भी कांग्रेस की डिफीट होती है। और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां पर मेन, जैसे सीपीएम हो गई और जो बंगला कांग्रेस थी, वो मिलकर वेस्ट बंगाल में कॉलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो रीजनल लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही थी यानी स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ थी वो धीमे धीमे कम होने लगती है। वहीं जो अदर रीजनल पार्टीज थी वो स्टेट पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसी 1967 से हमें इंडिया के अंदर कॉलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत देखने को मिलती है। यानी यानी कॉलिशन गवर्नमेंट की फाउंडेशन
रख जाती है। तो इसके साथ ही नेशन एज अ होल हम अगर देखें, कांग्रेस को इंडिविजुअली हराना अभी भी मुश्किल था। तो जो अदर रीजनल पार्टी थी उन्हें ये समझ में आने लगा कि अगर हम कोalition कर लेते हैं, देन वी देन वी फाइट अगेंस्ट द कांग्रेस इन इलेक्शन, इवन एट द सेंट्रल लेवल पे, तो हमारे पास चांसेस हैं कि हम कांग्रेस को डिफीट कर दें और अपनी गवर्नमेंट को हम फॉर्म कर पाए। ठीक है। तो 1967 के बाद से जो ये अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने सेंट्रल लेवल पे भी अपनी प्रेजेंस देना स्टार्ट कर दिया था। नाउ अब टाइम पीरियड आता है मार्च 1977। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि 1967 में इलेक्शन हुए और वहां पे कांग्रेस ने सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाई। लेकिन कांग्रेस के, जैसे हमने बताया कि आपस में कांग्रेस के अंदर कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इमर्ज होते हैं, जिसकी वजह से फाइनली कांग्रेस पार्टी ने, यानी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, जो लोकसभा थी उसको डिसॉल्व कर देती है और फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो फाइनली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ सेंटर में अपनी सरकार बनाती है और 1971 से 1977 तक हम देखते हैं कि इंडिया में जो इंडिया में इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट रहती है। इसी टाइम पीरियड में हमने देखा इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि देश के अंदर इमरजेंसी भी लगाई जाती है। तो मार्च 1977 में देश के अंदर फिर से लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। हालांकि ये जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे, ये देश में इमरजेंसी रहते हुए ही कंडक्ट करवाए गए थे। एक बार जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो 21 मार्च 1997 को देश में से नेशनल इमरजेंसी को हटा दिया जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि इस लोकसभा के इलेक्शंस में मेनली दो अलायंसेस compete कर रहे थे। पहला, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने कुछ अपने पॉलिटिकल अलाइंस जैसे सीपीआई, एआईएडीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस इलेक्शन लड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर जनता पार्टी, जो कई अदर पॉलिटिकल पार्टीज का एक कॉलिशन था, जिसमें मैं बता दूं आपको, जैसे जनसंघ था, जनसंघ में काफी सारे ऐसे लीडर्स थे जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए थे। फॉर एग्जाम्पल मुरारजी देसाई, जो 19 अ, जो 1967 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी। तो वहां पे हम देखते हैं कि इन्हें एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है। यानी ओवरऑल हम कहते हैं मुरारजी देसाई इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। लेकिन अब ये लोग कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलकर इन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज स्टेब्लिश की, क्योंकि हमने जाना था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते ये सब हुआ था। तो नाउ अब ये जो जनता पार्टी थी, इट वाज अ अलायंस ऑफ, जैसे जनसंघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, अकाली दल, ऐसे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक कॉलिशन बनाया, पॉलिटिकल अलायंस बनाया था। ये जो जनता पार्टी थी, वो जेपी नारायण, मुरारजी देसाई, आचार्य नरेंद्र देव जैसे दिग्गज लीडरों के नेतृत्व में, यानी लीडरशिप में इसने इलेक्शंस लड़ा। इस इलेक्शन में जो मेन मुद्दा उठाया था जनता पार्टी ने, वो था एक तो इमरजेंसी के टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने जो भी बहुत हार्श मेजर्स उठाए थे, वहीं जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मेजर्स, काफी सारे जो मेजर्स लिए जा रहे थे, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और उसके चलते गवर्नमेंट ने उन लीडर्स को जेल भिजवा दिया। साथ ही साथ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था उसका वायलेशन हुआ। ठीक है। सिविल लिबर्टीज का बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ। तो जनता पार्टी ने इन्हीं इश्यूज को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि देश में इस टाइम पे लोग कांग्रेस के रूल से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा था देश के अंदर कि पीपल वांट्स चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम। और फाइनली जो जनता पार्टी थी वो एक ह्यूज मैंडेट के साथ इस चुनाव को जीतती है। जैसा हम जानते हैं कि जनता पार्टी एक पॉलिटिकल अलायंस था, तो ऑब्वियस था इसमें कई सारे दिग्गज लीडर्स थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी, इसके लिए मेन तीन कंटेंडर्स थे। पहला, मोरारजी देसाई। दूसरा हम बात करें तो जगजीवन राम। तीसरी हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी थे। ठीक है। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड हो कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन? तो ऐसे में जो जनता पार्टी की लीडरशिप थी, जैसे जेपी नारायण हो गए, आचार्य नरेंद्र देव हो गए, फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ओके, हम मुरारजी देसाई को हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट करते हैं। तो फाइनली 24 मार्च 1977 में मुरारजी देसाई भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिए थे।
ये पहली बार हुआ था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कि सेंटर में कांग्रेस के अलावा कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। इसी साल जून के महीने में कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में जो कांग्रेस के रूल के प्रति जो लोगों के अंदर जो गुस्सा था कांग्रेस के रूल को लेकर, तो ये महसूस किया गया कि ओके, जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे भी हमें दोबारा से इलेक्शंस करवाने चाहिए और लेट द पीपल डिसाइड कि कौन सी पार्टी कौन सी पार्टी उन स्टेट्स में गवर्नमेंट को रन करेगी। तो ऐसे में उन स्टेट की असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है और वहां पे फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट इन काफी सारी स्टेट्स में हमें जनता पार्टी की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जो कि कोalition की गवर्नमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर, हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, इन सारे स्टेट्स में हम देखते हैं कि जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बनती है। जनता पार्टी की सरकार तो बन गई और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर की पद के लिए शपथ भी ले लेते हैं। लेकिन अभी मोरारजी देसाई के सामने काफी सारे चैलेंजेस आने को थे। जैसा हम जानते हैं कि जो जनता पार्टी थी वो एक पॉलिटिकल अलायंस था, यानी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इस अलायंस को बनाया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जनता गवर्नमेंट एक ऐसी बस पे सवार थी जिसमें टायर किसी दूसरी पार्टी के थे, इंजन किसी दूसरी पार्टी का था, और जो बस थी उसका जो ये ढांचा था वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का था। तो ऐसे में ऑब्वियस था कि इस तरह की गवर्नमेंट को चलाना मोरारजी देसाई के लिए मुश्किल होने वाला था, और फाइनली यही हुआ। तो जनता गवर्नमेंट की सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही हमें जनता पार्टी के अंदर, यानी जनता गवर्नमेंट के अंदर हमें जो भी लीडर्स थे उनके बीच आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लाइंस पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लीडर्स के बीच पर्सनल राइवलरीज और फैक्शनलिज्म के चलते, यानी पार्टी के अंदर अब गुटबाजी होने लगी थी। जो भी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी अपनी गुटबाजी होने लगती है, और उन कई मुद्दों पर उनके आपस में कई सारे मतभेद होते थे। और ये पर्सनल राइवलरीज और पर्सनल डिफरेंसेस इस हद तक बढ़ गए थे तो कि एक बार तो मोरारजी देसाई मजबूर हो गए थे कि मोरारजी देसाई को अपनी कैबिनेट से चौधरी चरण सिंह को और राजनारायण जैसे लीडर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको अपनी अपनी कैबिनेट से डिसमिस करना पड़ा। इस डिसीजन के बाद चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी से बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए। ऐसे में चरण सिंह ने ठान लिया कि ओके, मोरारजी देसाई से हम बदला लेंगे। ऐसे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने फार्म प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया। फार्मर के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं और ये इस फार्मर प्रोटेस्ट को लीड करते हुए दिल्ली के लिए मार्च करने लगते हैं। लेकिन बाद में जनता पार्टी के जो कुछ सीनियर लीडर्स थे उनके इंटरवेंशन की वजह से मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच नेगोशिएशन करवाया जाता है, और फिर से जो चरण सिंह थे उनको मोरारजी देसाई के कैबिनेट के अंदर उन्हें फिर से जगह दे दी जाती है। लेकिन जब इतने सारे डिफरेंसेस हो चुके थे तो ये ऑब्वियस हो गया था कि जनता गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दिनों तक पावर में नहीं रह सकती। इट इज बाउंड टू बी फॉल, और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही होता है। प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आखिर में 2 साल 126 दिन के अपने कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि देखो, पॉलिटिक्स में ना सबसे जो मेन चीज मैटर करती है वो होती है पावर। और खासकर ऐसी गवर्नमेंट जहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अपने स्टेक हैं, और उस कोalition गवर्नमेंट में ऐसे लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट में सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट है उसके लिए क्लेम करते हैं। ऐसे में ऑब्वियस हो जाता है कि इस तरह की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लंबे समय तक पावर में नहीं रह पाती। और यही हुआ था जनता दल के साथ। जब जनता पार्टी के अंदर इस तरह के पर्सनल राइवलरीज और फैक्शनलिज्म चल रहे थे, तो ये तो रीजन थे ही थे कि आइडियोलॉजिकल लाइन पर और जो पॉलिटिकल लाइंस पे उनमें डिफरेंसेस इमर्ज कर रहे थे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे था, वो था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा था उसको आराम से वेट एंड वॉच कर रही थी। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जब चरण सिंह और मोरारजी देसाई के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इमर्ज होने लगे, ऐसे में चरण सिंह ने रुख अपनाया कि वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ कुछ नेगोशिएशन करें। इंदिरा गांधी और चरण सिंह के बीच कुछ नेगोशिएशन होती है, और ऐसे में इंदिरा गांधी चरण सिंह को एश्योर करती है कि वो
चरण सिंह की गवर्नमेंट को, चरण सिंह की लीडरशिप वाली गवर्नमेंट को अपना एक्सटर्नल सपोर्ट दे दें। इस एश्योरेंस के बेसिस पे जब जनता पार्टी फॉल कर जाती है तो उसके बाद 28 जुलाई 1997 में चरण सिंह अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस। चरण सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। लेकिन अभी लोकसभा में लेकिन चरण सिंह गवर्नमेंट को अभी लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूफ करना बाकी है। जब चरण सिंह गवर्नमेंट को लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी थी, उससे एक दिन पहले ही, जस्ट वन डे बिफोर, इंदिरा गांधी अपना सपोर्ट वापस ले रही थी और इस तरह से जो चरण सिंह की गवर्नमेंट थी वो भी गिर जाती। ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल अलायंस के पास मेजोरिटी ना होने की वजह से लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है और फ्रेश इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है। तो इस इंसिडेंट से हमें क्या समझ में आया? इस इंसिडेंट से हमें यह समझ में आया कि पॉलिटिक्स में दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि पॉलिटिक्स में जो चीज मैटर करती है वो होती है पावर। पावर के लिए पीपुल चेंज देयर आइडियोलॉजीज, पीपुल साइडलाइन देयर आइडियोलॉजीज, देयर थिंकिंग, ठीक है, एंड इवन दे चेंज देयर पॉलिटिकल पार्टी जस्ट टू हैव अ पावर। नाउ देश में जनवरी 1980 में अगले लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन इस बार फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में एक स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ, यानी ह्यूज मेजोरिटी के साथ सत्ता में वापसी करती है। कांग्रेस कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाती है। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेती हैं। इसी तरह से अगले लोकसभा इलेक्शंस में जो दिसंबर 1984 में कंडक्ट कराए गए थे, उसमें भी कांग्रेस अपनी विक्ट्री को रिपीट करती है। इवन इस टाइम पर कांग्रेस को ना 415 सीट्स मिली, जो कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के इतिहास में किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी इलेक्शंस में मिली हुई सबसे ज्यादा सीट। इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। तो इस तरह से हम देखा कि 1980 से 1989 तक देश में एक बार फिर से सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट रहती है। ठीक है। नाउ अब आता है साल 1989। भारत की राजनीति के इतिहास में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1989 के बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की दिशा और दशा हमें काफी हद तक बदली हुई देखने को मिलती है। 1989 में फिर से एक बार लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। इस लोकसभा के इलेक्शंस खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले लोकसभा के इलेक्शंस में हमने देखा कि कांग्रेस 415 सीट्स के साथ एक ह्यूज ह्यूज मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाती है। लेकिन इस इलेक्शंस में कांग्रेस को बहुत कम सीट मिलती है, यानी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की डिफीट हो जाती है। हालांकि इस इलेक्शन में किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी खुद की मेजोरिटी नहीं होती है कि वो अपने दम पर सरकार बना ले। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इतने सालों से, यानी जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर 1989 तक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर कांग्रेस का लगातार डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस का ये डोमिनेंस खत्म हो जाता है। ठीक है। और भारत में शुरुआत होती है फिर से एक बार कोalition गवर्नमेंट की। हालांकि इस लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स में कांग्रेस की डिफीट तो होती है, लेकिन कांग्रेस एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करती है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास अपनी खुद की मेजोरिटी नहीं थी, तो ऐसे में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी उसने डिसाइड किया कि वो अपोजिशन में बैठेगी, यानी वो अपनी सरकार नहीं बनाएगी और एक अपोजिशन की भूमिका निभाएगी। तो अब ऐसे में देश के सामने, देश की जनता के सामने बड़ा नहीं बड़ा सवाल था कि क्या देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोalition गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएंगी या नहीं, या फिर देश में दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट कराने की नौबत आएगी। इस बात का जवाब देश की जनता को 2 दिसंबर 1989 में मिलता है, जब वीपी सिंह जब वीपी सिंह भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। वीपी सिंह ने नेशनल फ्रंट के कोalition के गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। इस नेशनल फ्रंट को बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट पार्टी का सपोर्ट मिला हुआ था। दैट इज, तो इन बीजेपी ने और लेफ्ट फ्रंट ने नेशनल फ्रंट को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपना एक्सटर्नल सपोर्ट नेशनल फ्रंट को दिया था और इस तरह से जो वीपी सिंह थे वो अपनी नेशनल फ्रंट के गवर्नमेंट बना पाए। अब हम देखते हैं कि थोड़ा नेशनल फ्रंट क्या था। नेशनल फ्रंट बेसिकली ये भी कुछ
पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया था, पॉलिटिकल अलायंस बनाया था। इस नेशनल फ्रंट में मेन जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो जनता दल थी। इसको इसको वीपी सिंह को लीड कर रहे थे। इस जनता दल के अलावा कुछ अदर रीजनल पार्टी भी इसमें शामिल थी। तो वीपी सिंह के गवर्नमेंट बनने के बाद यानी 2 दिसंबर 1989 के बाद हमें देश में एक बार फिर से कॉलिशन गवर्नमेंट के इरा की शुरुआत देखने को मिलती है। और ये कॉलिशन गवर्नमेंट का जो इरा था वो 1989 से 2014 तक चलता है। लेकिन बीपी सिंह की गवर्नमेंट एक साल से ज्यादा अपनी सरकार नहीं चला पाती है, ठीक है। और एक साल से पहले बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। अब इसके पीछे कारण क्या थे? देखो कई सारे कारण थे, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा जो मेन रीजन था। मेन रीजन ये था कि जैसा हम जानते हैं कि जो बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, दैट इज नेशनल फ्रंट, वो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से बनी हुई थी, ठीक है। अब होता क्या है, जब बीपी सिंह अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहे थे तो कुछ महीनों बाद बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे लाल कृष्ण आडवाणी एक रथ यात्रा निकालते हैं, राम रथ यात्रा निकालते हैं। ये रथ यात्रा सितंबर 1990 में सोमनाथ से शुरू होती है और अयोध्या पहुंचती है बाई पासिंग थ्रू वेरियस डिफरेंट स्टेट्स में। तो अब बीपी सिंह के सामने एक तो अब बीपी सिंह की गवर्नमेंट के सामने ये डिलेमा था कि वो इस रथ यात्रा रोकें और या इसको कंटिन्यू होने दें। दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट्स थे दैट वाज अ काउंटर प्रोडक्टिव टू दी बीपी सिंह गवर्नमेंट। ऐसे में बीपी सिंह इस बात का डिसीजन बिहार के तब के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव पर छोड़ देते हैं। जब ये राम रथ यात्रा बिहार से गुजरती है तो ऐसे में तब वहां के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टरबेंसेस के बेसिस पर लाल कृष्ण आडवाणी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। इस डिसीजन की वजह से बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे और बीजेपी की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसके अंदर बीपी सिंह के गवर्नमेंट को लेकर काफी सारी डिफेंसेस और काफी सारे मतभेद पैदा हो जाते हैं। ओवरऑल जो बीजेपी थी उसने इस डिसीजन का अपोज किया और एज ए रिजल्ट बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है और एज ए रिजल्ट बीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी वो फॉल कर जाती है। बीपी सिंह की गवर्नमेंट गिरने के बाद चंद्रशेखर और देवीलाल जो अभी तक जनता दल के लीडर्स थे वो जनता दल को छोड़ देते हैं और वो अपने सपोर्ट के साथ एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है समाजवादी जनता दल। अब इस समाजवादी जनता दल का कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी थी उसने चंद्रशेखर को एश्योर किया कि आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, हम आपको एक्सटर्नल सपोर्ट देंगे। जिसके चलते चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे देश के क्या हालात थे उनको थोड़ा समझना जरूरी है। 1990 और 1991 के टाइम में हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो अपने पीक पे था, ठीक है। हमारी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे क्राइसिस को फेस कर रही थी। तो ऐसे में जब चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनती है तो चंद्रशेखर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आने वाले बजट में वो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट करेगी। इन रिफॉर्म के बेसिस पे जो आईएमएफ थी वो उसने चंद्रशेखर गवर्नमेंट को एश्योर किया था कि वो कुछ लोन दे देगी। पीपी सिंह की गवर्नमेंट फरवरी 1991 में लोकसभा में अपना बजट पेश करती है। इस बजट के दौरान जब मोशन ऑफ थैंक्स पे वोटिंग कराई जाती है तो कांग्रेस पार्टी जो थी उसने उसने चंद्रशेखर के गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लिया कुछ फिल्मसी ग्राउंड्स पे। और इसके चलते जो चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी वो भी गिर जाती है। ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल अलायंस के पास अपनी मेजोरिटी ना होने की वजह से और हम ये कहें कि देश में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ना होने की वजह से लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है और नए इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है। 1991 में फिर से नए लोकसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है। ये इलेक्शंस दो फेजेस में कंडक्ट कराए गए, मई के महीने में और जून के महीने में। जब पहले फेज के इलेक्शंस चल रहे होते हैं तो इस पहले फेज के टाइम पे हमारी कंट्री में एक बड़ा इंसिडेंट होता है। जब जब अपनी चुनावी रैली के दौरान जब राजीव गांधी तमिलनाडु में अपनी रैली कर रहे होते हैं तो वहां पे उनकी हत्या कर दी जाती है। इस इंसिडेंट के बाद देश में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी दे वेंट अंडर चेंज। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट या पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद देश में
इस इंसिडेंट के बाद लोगों के बीच एक तो डर का माहौल था, साथ ही साथ लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ सिंपैथी पैदा होती है, और जिसका इम्पैक्ट हमें इस इलेक्शंस के सेकंड फेज में देखने को मिलता है। पहले फेज की कंपैरिजन में सेकंड फेज में कांग्रेस पार्टी को ह्यूज पब्लिक मैंडेट मिलता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट फाइनली कांग्रेस इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स में 244 सीट्स के साथ लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करती है। कांग्रेस अपनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाती है। इस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को जनता दल का एक्सटर्नल सपोर्ट मिला हुआ था। इस बार पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और 21 जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, इट वाज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो ऐसे में जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने जुलाई 1993 में राव गवर्नमेंट की मेजोरिटी को टेस्ट करने के लिए वो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोटिंग कराई जाती है, तो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और अजीत सिंह का जो जनता दल था, उसके सदस्यों ने गवर्नमेंट के फेवर में वोट किया, जिसके चलते जो राव गवर्नमेंट थी वो सरवाइव कर जाती है। राव गवर्नमेंट अपने इस 5 साल के टेन्यूर को कंप्लीट करती है। अपने इस टेन्यूर में राव गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डायरेक्शन में काफी सारे स्टेप्स लिए, ठीक है। जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो था एलपीजी रिफॉर्म्स। इसकी वजह से जो देश इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इंडिया जो अभी तक क्लोज इकोनॉमी था, नाउ नाउ दिस क्लोज इकोनॉमिक मॉडल ऑफ आवर कंट्री स्टार्ट्स टू बी ओपन इकोनॉमिक मॉडल। तो राव गवर्नमेंट का जो एलपीजी फॉर्म रिफॉर्म्स वाला जो डिसीजन था, वो कई मायनों में हमारी कंट्री की इकोनॉमिक वेलबींग, सोशल वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साल 1996 में देश में एक बार फिर से लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे। जब इस इलेक्शंस के रिजल्ट आए, तो इलेक्शंस में एक बार फिर से किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपनी फुल मेजोरिटी नहीं थी कि वो अपने खुद के बलबूते पे गवर्नमेंट बना ले। इस चुनाव में अगर हम देखें, तो जो बीजेपी थी उसने अपने कुछ अलाइज के साथ मिलकर 187 सीट के साथ टॉप पोजीशंस पे थी। वहीं कांग्रेस सेकंड पोजीशन पे थी, और जो नेशनल फ्रंट थी वो अपने अलाइज के साथ मिलकर 114 सीट्स के साथ थर्ड पोजीशन पे थी। चूंकि बीजेपी इस इलेक्शन में अपने अलाइज के साथ सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बीजेपी को इनवाइट किया टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसे में बीजेपी और उसके अलाइज को लीड करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मई 16 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन वहीं वाजपेयी जी लोकसभा में बहुमत ना जुटा पाने की वजह से सिर्फ 13 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री की पोस्ट से अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। नाउ अब ऐसे में क्वेश्चन था कि अब गवर्नमेंट कौन बनाए। तो कांग्रेस जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, अब उसको इनवाइट किया जाता है, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो इनविटेशन था उसको डिक्लाइन कर देती है, यानी मना कर देती है। फाइनली नेशनल फ्रंट फाइनली नेशनल फ्रंट आगे आती है, और नेशनल फ्रंट कुछ अदर अलाइज के साथ, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाती है, ठीक है। तो इस यूनाइटेड फ्रंट को बेसिकली जो देवगौड़ा थे वो लीड कर रहे थे, और देवगौड़ा फाइनली 1 जून 1991 को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ बता दूं, ये यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, इसको कांग्रेस ने एक्सटर्नल सपोर्ट दिया होता। तो कांग्रेस के एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है। लेकिन हम जानते हैं कि देवगौड़ा की गवर्नमेंट भी उसी तरह की गवर्नमेंट थी, जो कुछ इस तरह की बस पे बैठी हुई थी, जिसका इंजन किसी और का था, ढांचा किसी और का था, टायर किसी और के थे, ठीक है। यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनने के कुछ महीनों बाद ही कांग्रेस की लीडरशिप और देवगौड़ा के बीच कुछ डिफरेंसेस इमर्ज होते हैं, जिसके चलते अप्रैल 1997 में कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, और इस तरह से जो देवगौड़ा की गवर्नमेंट थी वो भी गिर जाती है। देश में एक बार फिर से बड़ा क्वेश्चन था कि अब क्या, नेक्स्ट क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी पॉलिटिकल अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी या फिर से इलेक्शन होंगे।
तो ऐसे में जो यूनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस के बीच दोबारा से नेगोशिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो इस शर्त पे अपना सपोर्ट देती है कि जब जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनेगी वो एक नए लीडरशिप में बनेगी, यानी देव गौड़ा उस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो ऐसे में यूनाइटेड फ्रंट कांग्रेस की इस कंडीशंस को एक्सेप्ट करती है और आई के गुजराल की लीडरशिप में यूनाइटेड फ्रंट फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाती है। आई के गुजराल 21 अप्रैल 1997 में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। आई के गुजराल की सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही जैन कमीशन, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था राजीव गांधी की असैसिनेशन की इंक्वायरी करने के लिए, जैन कमीशन जैन कमीशन गुजराल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। फाइनली गुजराल फाइनली गुजराल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करती है, ठीक है। फाइनली गुजरात गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को क्या करती है, पार्लियामेंट में टेबल करती है। इस रिपोर्ट में डीएमके के इस रिपोर्ट में डीएमके की पार्टी को तमिल मिलिटेंट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। इसके चलते कांग्रेस पार्टी ने आई के गुजराल से डिमांड की कि वो अपनी गवर्नमेंट से जो डीएमके के मिनिस्टर्स हैं उनको डिसमिस कर दें। लेकिन आई के गुजराल ऐसा करने से मना कर देते, यानी इस कांग्रेस की इस डिमांड को डिक्लाइन कर देते हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड फ्रंट से फिर से अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और फाइनली गुजराल आई के गुजराल की गवर्नमेंट भी गिर जाती है। अगले प्रधानमंत्री के चुने जाने तक हालांकि गुजराल आई के गुजराल एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। गुजरात गवर्नमेंट का यह टेन्यूर गुजरात डॉक्ट्रिन के लिए जाना जाता है। गुजरात डॉक्ट्रिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही अहम पहलू है, जो सोवरेन इक्वलिटी, नॉन इंटरफेरेंस जैसे आइडिया पे बेस्ड है। फाइनली किसी पॉलिटिकल पार्टी और या किसी पॉलिटिकल अलायंस के पास मेजोरिटी होने की ना होने की वजह से देश में जो लोकसभा थी उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और फ्रेश इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है। फरवरी मार्च 1998 में अगले लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। इस इलेक्शन में एक बार फिर से किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी मेजोरिटी नहीं होती है, यानी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी कि जो अपने बलबूते के बेसिस पर सिर्फ अपने बलबूते के बेसिस पर सरकार बना ली। इस इलेक्शंस में एक बार फिर से जो बीजेपी पार्टी थी वो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करती है। लेकिन इस बार क्या होता है कि बीजेपी ने कुछ अदर पॉलिटिकल रीजनल पार्टी के साथ, ठीक है, अदर रीजनल पार्टी के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल अलायंस बनाया जिसको जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो बीजेपी अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस बार एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म करती है, यानी एनडीए की जो कोalition गवर्नमेंट थी उसको फॉर्म करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन फिर से हम जानते हैं कि जो एनडीए की गवर्नमेंट थी वो भी आखिर थी तो एक कोalition ही गवर्नमेंट, ठीक है। एनडीए गवर्नमेंट का वही हाल था कि ये एक ऐसी बस के ऊपर बैठकर ट्रेवल कर रही थी जिसमें टायर किसी और का, इंजन किसी और का, ठीक है। इस कोalition गवर्नमेंट बनने के बाद भी ये बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं दिखाई जा रही थी कि ये गवर्नमेंट बहुत लंबे समय तक ये अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी। बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच कुछ इश्यूज इमर्ज होते हैं। एआईएडीएमके ये वही पार्टी थी जिसने बीजेपी के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। तो कुछ इशू के इमर्ज कुछ डिफरेंसेस के चलते एआईएडीएमके ने एनडीए अलायंस से अपना सपोर्ट वापस ले लेता है और फाइनली 17 अप्रैल 1999 को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना रेजिग्नेशन देते हैं। हालांकि अगले प्रधानमंत्री के चुने जाने तक अटल बिहारी वाजपेयी जी एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट का एक छोटा सा 13 महीने का टेन्योर था। हालांकि इस 13 महीने के छोटे से टेन्योर में वाजपेयी गवर्नमेंट ने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे अगर हम बात करें कि पोखरण में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कराए गए, इंडिया पाकिस्तान के बीच पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए लाहौर समिट कराया गया, वहीं कारगिल वॉर में इंडिया की जीत हो। तो ऐसे कई सारे डिसीजंस, ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स इस छोटे से टेन्योर में शामिल थे। तो इन डिसीजंस की वजह से हम देखते हैं तो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इन ऐसे डिसीजंस की वजह से, जैसे
न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में वर्ल्ड में इमर्ज करता है। सितंबर अक्टूबर 1999 में देश में एक बार फिर से लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स में एक बार फिर से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है, और फाइनली जो एनडीए अलायंस था, जिसमें जिसको बीजेपी लीड कर रही थी कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो ऐसे में जो एनडीए अलायंस थी उसको फुल मेजोरिटी मिल जाती है। और फाइनली एनडीए अलायंस प्राइम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार था कि सेंटर में कोई भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अपने टेन्यूर को कंप्लीट करती है। अपने एनडीए ने अपने इस टेन्यूर में काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया, जिसके चलते गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिससे रूरल कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाए, जैसी काफी सारी पॉलिसीज को और इनिशिएटिव्स को इनिशिएट किया। साथ ही प्राइमरी एजुकेशन को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू फंडामेंटल राइट बनाया। एफआरबीएम एक्ट 2003 जैसे कानून बनाकर देश में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। लेकिन एनडीए के गवर्नमेंट में सब कुछ अच्छा नहीं रहा। इस टेन्योर में हमारे देश ने काफी सारे चैलेंजेस को भी फेस किया था, जैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करना हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मसूद आतंकवादी मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। 2002 में हुए पार्लियामेंट हाउस पर टेररिस्ट अटैक, गुजरात में हुए 2002 में गोधरा इंसिडेंट, उसके चलते काफी सारे गुजरात में कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिलते। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस भी थे जो हमारे देश को फेस करने पड़े थे। तो एनडीए का ये जो टेन्यूर था वो एक तरफ तो देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट एफर्ट्स ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ काफी सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहा था। अप्रैल मई 2004 में अगले लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। इस बार इस लोकसभा के इलेक्शन में एनडीए अलायंस वर्सेस यूपीए अलायंस आमने सामने थे। यूपीए अलायंस, जिसको हम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं, ये बेसिकली इस अलायंस को बेसिकली कांग्रेस की लीडरशिप में फॉर्म किया था विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इस इलेक्शन के रिजल्ट में यूपीए गवर्नमेंट को एनडीए अलायंस से ज्यादा वोट मिलते हैं, यानी यूपीए गवर्नमेंट मेजोरिटी सिक्योर करता है। एज अ रिजल्ट यूपीए की गवर्नमेंट बनती है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में यूपीए गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में 22 मई 2004 को नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। यूपीए गवर्नमेंट ने अपने इस टेन्यूर में काफी सारे सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डायरेक्शन में काफी सारे स्टेप्स लिए, काफी सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किए। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा एक्ट लेके आए थे, जिसके थ्रू जो रूरल एरियाज में जो अनस्किल लेबर थे, अनस्किल लेबर्स जो है, उनको साल में कुछ दिनों का गारंटीड जॉब देने की बात की थी। इसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को बनाया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 को लॉन्च किया, जिसके थ्रू जो रूरल एरियाज में जो हेल्थ कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे इसमें स्टेप्स लिए गए थे। इवन इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जैसे भी स्टेप्स और अचीवमेंट्स इसमें शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी कंट्री ने काफी सारे चैलेंजेस को भी फेस किया था। साल 2007 और 8 में हमारे देश में कई जगहों पर टेररिस्ट अटैक होते हैं। इन टेररिस्ट अटैक्स में ताज होटल पर हुआ 2008 का टेररिस्ट अटैक भी शामिल था। अप्रैल मई 2009 देश में अगले लोकसभा यानी 15th लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। इस बार एक बार फिर से एनडीए अलायंस और यूपीए अलायंस आमने सामने था इस चुनाव में। चुनाव के रिजल्ट आते हैं, एक बार फिर से किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी मेजोरिटी नहीं थी कि वो अपने दम पर गवर्नमेंट फॉर्म करें। ऐसे में इस इलेक्शंस में एनडीए से ज्यादा यूपीए यूपीए अलायंस को वोट मिलते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि यूपीए अलायंस को
मेजोरिटी मिलती है और फाइनली यूपीए अलायंस फिर से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सेकंड सक्सेसिव टाइम भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। यूपीए अलायंस अपना ये कार्यकाल कंप्लीट करता है। यूपीए अलायंस अपने इस टेन्यूर में एक बार फिर से काफी सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के डायरेक्शंस में कई सारे स्टेप्स लेता है, जिसमें फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन को स्टैट्यूटरी राइट बनाना हो, ऐसे एक्ट शामिल था। साथ ही साथ कुछ इंपोर्टेंट एक्ट्स भी बनाता है, फॉर एग्जांपल पॉस्को एक्ट 2012, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट एंड वर्क प्लेस एक्ट 2013, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 जैसे काफी सारे इंपोर्टेंट लॉज जो थे वो इस टेन्यूर में बनाए गए। लेकिन इस टेन्यूर में यूपीए गवर्नमेंट को काफी सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा, पर्टिकुलरली एलिगेशंस ऑफ करप्शंस। फिर चाहे वो 2G स्कैम हो, कोल ब्लॉक्स एलोकेशन स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हो, इन सारे स्कैम्स का खुलासा कैग की रिपोर्ट में किया गया था। कैग की रिपोर्ट में किए गए इन करप्शन के खुलासों की वजह से जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसकी इमेज बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। ठीक है, ऊपर से देश में महंगाई और बेरोजगार के चलते आम लोगों के बीच कांग्रेस के रूल के प्रति काफी सारा डिससेटिस्फेक्शन था। देश में एक माहौल बन चुका था कि कांग्रेस गवर्नमेंट को हटाया जाए और किसी दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए कि वो अपने देश में अपनी सरकार बनाए। यूपीए अलायंस को 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में इन करप्शन के एलिगेशंस के लेकर महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों के चलते हार का सामना करना पड़ता है। 2014 और 2019 में लोकसभा के जनरल इलेक्शंस कराए गए, यानी 16th और 17th लोकसभा के इलेक्शन रेस्पेक्टिवली कंडक्ट कराए गए। इन इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार होती है। ठीक है, वहीं बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिलती है, यानी हम देख रहे हैं कि काफी सालों बाद, 2 डिकेड से ज्यादा के बाद भारत की राजनीति में फिर से किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी फुल मेजोरिटी थी कि वो अपने अपने दम पर देश में सरकार बनाए। तो 2014 और 2019 की बम्पर विक्ट्री के बाद बीजेपी की लीडरशिप में एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म क्यों? तो हालांकि बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के जो अलाइज थे, बीजेपी ने उनको इग्नोर नहीं किया और उन अलाइज के साथ ही एनडीए की गवर्नमेंट को फॉर्म किया। इस गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जो 2014 और 2019 में लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। एनडीए गवर्नमेंट ने अपने इन दोनों टेन्यूर के बीच में काफी सारे इंपोर्टेंट स्टेप्स, इंपोर्टेंट पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को इनेक्ट किया। फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों में काफी ज्यादा सुधार किए। ठीक है, साथ ही साथ एनडीए के इस टेन्यूर में एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे किया, जिसके चलते भारत की इंटरनेशनल इमेज और पोजीशन दोनों ही और ज्यादा मजबूत हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि 1989 से चले आ रहे कॉलिशन एरा के दौर को 2014 लोकसभा के इलेक्शंस के साथ ही भारत में जो कॉलिशन एरा का दौर था वो थम जाता है। साल 2024 साल 2024 में देश में एक बार फिर से 18वीं लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। इस इलेक्शन में एक बार फिर से एनडीए और इंडिया अलायंस आमने सामने थे। हालांकि इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी खुद की मेजोरिटी नहीं थी कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे। ऐसे में इस इलेक्शंस में बीजेपी जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करती है। बीजेपी ने अपने कुछ बीजेपी ने कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टी जैसे टीडीपी, जेडीयू और भी कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एनडीए की गवर्नमेंट को फॉर्म किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो इस तरह से हम देखें देश में एक बार फिर से कॉलिशन गवर्नमेंट का हमें रिटर्न देखने को मिलता है। 2024 के इलेक्शन के बाद ये देखना और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि किस तरह से कॉलिशन
और उसके समर्थन देश की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, इसमें हम बात करेंगे कि कोalition गवर्नमेंट के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो लाइक अदर गवर्नमेंट की तरह कोalition गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ वीकनेसेस होती हैं और कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो उनमें सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हम जानते हैं देखो कोalition गवर्नमेंट जो होती है कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बनाती हैं। तो ऐसे में जो कोalition गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो उन अलाइज पर डिपेंड करती है। जैसा हमने देखा था कि इस पॉलिटिकल अलायंस में कई बार पार्टीज के बीच पार्टी के लीडर्स के बीच डिफरेंसेस इमर्ज होते हैं, जिसकी वजह से कई अलाइंस अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और इस तरह से जो सरकार है वो गिर जाती है। तो इसकी वजह से देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सेकंड है स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम जानते हैं कि कोalition गवर्नमेंट में कई सारे पार्टनर्स होते हैं। तो जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो ऑब्वियस है कि उनके अपने अपने डिफरेंट एजेंडेस और डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे। हालांकि वो कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स पे या कॉमन इकोनॉमिक प्रोग्राम्स पे अपनी सहमति बना लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके कुछ अपने अपने कोर इंटरेस्ट होते हैं। तो ऐसे में कई सारे मुद्दों पर उन पार्टीज के बीच सहमति बनना काफी टाइम में काफी बार मुश्किल हो जाता है। तो इसके चलते गवर्नमेंट को काफी सारे इश्यूज पर डिसीजंस लेने में डिले होता है। तीसरा है कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स, यानी समझौते की सरकार, यानी समझौते की राजनीति। कोalition गवर्नमेंट में हमने जैसे शुरुआत में देखा था कि कोalition गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज और कॉपरेशन पर डिपेंड करती है। तो कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी शामिल होती हैं। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी फंडामेंटल आइडियोलॉजीज होती है। साथ ही साथ जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही होती हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज उन अपने लोगों के बीच, उस जनता के बीच अपने डिफरेंट प्रोमिसेस करती हैं। लेकिन जब वो कोalition का पार्ट बनती है तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ कंटिन्यू कर पाए और जो भी उन्होंने प्रोमिस किए हैं लोगों से उनको फुलफिल कर पाए। फोर्थ है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। कोalition गवर्नमेंट में अक्सर ये देखा गया है कि फ्रिक्वेंट नेगोशिएशन की वजह से, ठीक है, फ्रिक्वेंट नेगोशिएशन की वजह से और शिफ्टिंग अलायंसेस की वजह से जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और ये पॉलिसीज हैं, उनको बनाने में, उनको एग्जीक्यूट करने में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कई कई बार इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं। फिफ्थ है इन्फ्लुएंस ऑफ स्मॉलर पार्टीज। जब कोalition गवर्नमेंट का दौर चल रहा होता है या कोalition गवर्नमेंट देश में बनाई जाती है तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि काफी जो रीजनल पार्टीज होती हैं या फिर जो भी स्मॉलर पार्टीज होती हैं, ठीक है, उनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं वो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए उस कोalition गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाती हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट को ऑपरेट करने में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट गवर्नमेंट को काफी सारे जो डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, काफी सारी जो पॉलिसीज बनानी होती है उनमें हमें डिले देखने को मिलता है। तो एक तरफ इतनी सारी वीकनेसेस हमें देखने को मिली, वहीं कोalition गवर्नमेंट की अपनी कुछ स्ट्रेंथ भी होती है। पहला है उसमें रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्स इंटरेस्ट। जैसे हम जानते हैं कोalition गवर्नमेंट कई पार्टीज के साथ मिलकर बनी होती है। दैट मीन्स ये ऑब्वियस है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो भारत जैसे देश में जो बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है उसमें कोalition गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि देश के जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं या ग्रुप्स हैं उनकी आवाज को, उनकी वॉइस को गवर्नमेंट में सुना जाए। सेकंड, बैलेंस पॉलिसीज। कोalition गवर्नमेंट में डिफरेंट पार्टी होने की वजह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती हैं और बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से देश के ऑलमोस्ट हर सेक्शन को उन पॉलिसीज के द्वारा काफी सारे फायदे होते हैं। थर्ड है स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी। जैसा हम जानते हैं कि कोalition गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस है। तो ये जो अलायंस होता है वो नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज पे बेस्ड होता है। इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एज अ रिजल्ट ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसको और ज्यादा मजबूती मिलती है। तो इस तरह की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इट इज बेसिकली इन इंडिकेशन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कोalition गवर्नमेंट में चूंकि काफी सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल होती हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे को अकाउंटेबल बनाती है, यानी
जिम्मेदार ठहराती हैं। कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या व्यू पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहराती हैं, जिसकी वजह से जिसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देश की गवर्नेंस में देखने को मिलता है। देश की गवर्नेंस में इसकी वजह से और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। फिफ्थ है ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस। कोalition गवर्नमेंट में कोalition गवर्नमेंट में जो डिसीजंस होते हैं वो ब्रॉड कंसेंसस के बेसिस पे लिए जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस है डिफरेंट पार्टी के होने की वजह से। तो जब इस तरह के ब्रॉड कंसेंसस के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं तो इन डिसीजंस की पब्लिक एक्सेप्टेंस और स्टेबिलिटी सोसाइटी में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कोalition गवर्नमेंट। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया, और ये हम ऐसे कहें कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोalition गवर्नमेंट सिर्फ एक पावर शेयरिंग का मीडियम नहीं है। कोalition गवर्नमेंट पावर शेयरिंग के साथ साथ उस कंट्री के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आज का टॉपिक, कोalition गवर्नमेंट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।